नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हाँ, अच्छे हैं। ठीक है, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 स्कूल में। यहाँ पर आज हम क्लास 9 क्षितिज जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका पार्ट 2 लिहाजा की ओर को हम पाठ विस्तार से पढ़ेंगे। आपकी बुक का पेज नंबर 27 से लेकर और 29 तक हम इस पार्ट को हम 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो आज हम 27 से लेकर 29 तक इस पार्ट को पढ़ेंगे। पीपीटी प्लीज। यस, हाँ, तो हम जो कि लिहाजा की और जो कि राहुल साकृत्यानंद जी ने लिखा है ना, उस किसके लेखक हैं, उन्होंने किस बारे में लिखा है, अपनी यात्रा के बारे में। तो उस पार्ट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस पाठ के लेखक जो कि राहुल साकृत्यानंद जी हैं, उनकी ये तस्वीर है। मैं आपको हर पाठ पढ़ाने से पहले तस्वीर क्यों दिखाती हूँ, ताकि जो है अगर हम 1% अपने एग्ज़ाम में जो है उस लेखक का नाम लिखने को आए और हम भूल जाएं कि इस पाठ के कौन लेखक थे, तो हमें ये तो ज़रूर याद रहेगा कि हमने उनकी पिक्चर देखी थी, उनकी तस्वीर देखी थी। जब हम किसी चीज़ को सिर्फ सुनते हैं तो भूलने के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अगर हम उसको देख लेते हैं तो फिर हमें एक तरीके से हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है और हमें याद रहता है। तो जैसे कि ये राहुल साकृत्यानंद जी की ये पिक्चर है जिन्होंने ये पाठ लिखा है, अपनी यात्रा का वर्णन किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। इनको जो है केदारनाथ पांडे भी कहा जाता था इनका नाम। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंधवा गांव में, पंधहा गांव में, जो कि इनका नाना जी का गांव था, ननिहाल थी इनकी, ठीक है, जो कि कहाँ है? आजमगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश में है। उस समय ब्रिटिश भारत था, क्योंकि ये 1893 में पैदा हुए थे, तो उस समय तो ब्रिटिशों का ही कब्जा था हमारे भारत में, ठीक है। और इनका निधन कब हुआ? 14 अप्रैल 1963 में। कहाँ पर हुआ? पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में। और जो है इनको प्यार से राहुल बाबा भी बुलाया जाता था। पेशे से ये एक लेखक थे, निबंधकार थे, ठीक है, और बहुत बड़े इतिहासकार थे, दर्शन शास्त्री थे, ठीक। इनकी राष्ट्रीयता क्या थी? भारतीय थी। इनको जो है बहुत पुरस्कार भी मिले। 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1963 में पद्म विभूषण पुरस्कार। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा इनके बारे में और जानते हैं। राहुल साकृत्यानंद जी को महापंडित की उपाधि दी जाती थी। वे हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषी थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिए। मतलब कि जो है ये इन्होंने जो है अपने 20वीं शताब्दी जब आई तो इन्होंने यात्रा के बारे में इतना लिखा, जिससे कि इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरी माना जाता है। मतलब ये बुद्ध को मानने लगे थे और उस समय जो है जो वो युग था, तो उसमें ये बिल्कुल एक नया विचार जो है इन्होंने लाकर इसमें रखा था। और इन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भी भ्रमण किया। इसके अलावा इन्होंने मध्य एशिया से लेकर कारकेश तक भ्रमण किया, ठीक है। तो ये जो इन्होंने यात्रा के बारे में लिखा, ये जो है बहुत साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपनी यात्राएं करी नहीं, उसको जो है हम सब तक पहुंचाई। अपनी यात्रा के बारे में लिखकर जो ये कहानियां लिखी, वो सब हम आज तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, इनको घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के महान पुरुष थे ये। मतलब घुमक्कड़ कौन क्या कहते हैं ना, कि इसके पैर में तो चक्कर है, ये तो घूमता ही रहता है। तो राहुल जी भी इसी तरीके के इंसान थे। इन्हें एक जगह रहना पसंद नहीं था, हमेशा जो है इन्हें घूमना, मतलब हमेशा गति में रहना। और ये कहते भी थे कि जीवन का मूल मंत्र क्या है? सिर्फ गतिशील है। और जो है घूमना इनका सिर्फ जो है वृत्ति नहीं थी, ये सिर्फ चक्कर लगाना नहीं समझते थे, घूमने को अपना धर्म समझते थे। और ये जो है राहुल जी जो एक यात्राकार रहे, इतिहासविद रहे, तंतवेशी, यानी कि जो है बहुत तत्वों का इन्होंने बहुत खोज की तब हम लोगों के सामने, क्योंकि कहीं भी जाते थे ये घूमने तो सब चीज़ों को बारीकी से देखते थे, है ना। उसके बाद हम सब लोगों को कहानी के रूप में बताते थे। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
यस, इनकी मुख्य कृतियां कुछ रही जो कि हम देख लेते हैं। कहानी के बारे में सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरूपी, मधुपुरी और कनैला की कथा। ये जो कनैला में जहाँ जिन्होंने बात की हुई है, ये इनका पैतृक गांव था, तो इन्होंने अपने गांव की भी कथा के का वर्णन किया है। उपन्यास 22वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धे, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, राजस्थान निवास, विसमृत यात्री और दिवोदास। इनकी आत्मकथा, इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसको नाम दिया मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, क्योंकि यात्रा के प्रेमी थे और इन्हें हमेशा से लगता था कि जीवन एक यात्रा है, और उस यात्रा को करते करते आप जितनी अनेक जगहों पर घूमोगे, उनके बारे में जानोगे, तो आपको ज्ञान प्राप्त ही होगा। उन्होंने बहुत जगह यात्रा करी, तो उससे रिलेटेड यात्रा साहित्य भी लिखे। लंका, जापान, ईरान, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, और रूस में जो है 25 मास, और घुमक्कड़ शास्त्र। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, यात्राओं के उद्देश्य, मतलब क्योंकि हम अभी ये इनकी यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, और अब गर्मियों की छुट्टी भी आ गई है, तो आप सब लोग भी घूमने जाते होंगे, तो क्या क्या आपकी यात्रा के उद्देश्य रहते होंगे? मनोरंजन करना है ना, और जो है मनोरंजन का, कहीं भी हम जाते हैं घूमने के लिए तो खूब एंजॉय करते हैं। ज्ञानवर्धक, हाँ, जब हम कहीं नई जगह जाते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, तो यस, हमारी जो यात्राएं होती हैं वो बहुत नॉलेजेबल होती हैं। अज्ञात स्थलों की जानकारी, मतलब जब हम किसी जगह पे जाते हैं वहाँ के बारे में हमें बहुत नई नई चीज़ें पता लगती हैं, जो कि हमें वैसे नहीं पता होती। भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान, दूसरे जगह जाना और वहाँ से उनकी भाषा सीखना, उनकी संस्कृति को देखना, उनका भोजन ग्रहण करना, है ना, तो ये सब का आदान प्रदान होता है। भूगोलिक जानकारी मिलती है, और जनजीवन की झांकी, कि लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, कैसा उनका रहन सहन है, ये सब देखने को भी मिलता है। और जो हमारे देश के जो ऋषि मुनियों ने भी कहा है, ने भी जो प्रयत्न मतलब जो है यात्रा को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो है बिना प्रयत्न मानव जो है अंधकार प्रेमी होकर रह जाएगा। ठीक है, और संत ऑगस्टिन ने भी कहा है, बिना विश्व दर्शन ज्ञान ही अधूरा है, यानी हम अपने ज्ञान को तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक कि हम विश्व का दर्शन ना कर लें। नेक्स्ट प्लीज। यस, हाँ, तो यहाँ पर जो है मैं जो पार्ट आपको अब पढ़ाने वाली हूँ, ये जो है लहासा के बारे में है। आप ये इंडिया का नक्शा देख रहे हैं, भारत का नक्शा देख रहे हैं। भारत के ऊपर की साइड जो नेपाल है, नेपाल से की जो सीमा लगी हुई है उसके पीछे तिब्बत है, तो तिब्बत की जो राजधानी है लहासा। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका पार्ट 2 है लहासा की ओर। ठीक है, तो हम जो है इसको थोड़ा सा अपने पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को मैं आपको पढ़कर और इसके जो है नए शब्दों से और इस पाठ को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। जो नेपाल से तिब्बत जा रहे हैं, है ना, आप इसमें देख रहे हैं कि नेपाल है, तो नेपाल से तिब्बत की तरफ जो है हमारे लेखक जो है जा रहे हैं। फरीकलिनपोन का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। एक रास्ता और जो बना है फरीकलिनपोन का, ठीक है, तो उस समय वो नहीं खुला था। तो अगर आपको भारत से तिब्बत जाना है तो आपको नेपाल के रास्ते ही होके जाना पड़ेगा। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है कि जो है नेपाल के रास्ते ही वहां से जाना होगा, जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी है। सिर्फ यहाँ पर व्यापार की चीजें नहीं जाया करती थी, व्यापार की चीजें मतलब जो भारत में व्यापार हो रहा है वो जो है तिब्बत तक ही नहीं पहुंचाया जाता था, तिब्बत से भारत तक ही नहीं, वहां पर आम लोग भी आया जाया करते थे। ठीक है, और वो सैनिक रास्ता भी था। सैनिक रास्ता का क्या मतलब होता है? एक ऐसा रास्ता जहां पर जो है सैनिक वगैरह भी आया जाया रहते हैं और उनकी पूर्ण निगरानी होती है, पूर्ण देखरेख में उनके वो रास्ता था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। जैसे कि मैंने बताया कि जब कोई भी रास्ता सैनिक रास्ता होता है तो वहां जगह जगह फौजी लोग खड़े रहते हैं, देखा है ना आपने, जिसे कि हम एक तरीके से कहते हैं आजकल के टाइम में कैंट एरिया। जब भी हम किसी कैंट एरिया में जाते हैं तो वहां देखते हैं ना सारी तरफ सोल्जर्स खड़े हैं और वो पूरा अपना इंतजाम कर कर खड़े होते हैं। ठीक है, बोरे में वो भरकर उसके पीछे खड़ा होता है। आजकल मेट्रो स्टेशन में भी आप देखते होंगे। तो
ऐसे ही वहां पर वो लोग खड़े होते थे, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, चीनी जो सैनिक थे वो भी उसमें रहा करते थे। पलटन का मतलब सैनिकों से कहा गया है यहाँ पे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं और दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। जो फौजी मकान थे आजकल के टाइम में देखा जाए तो वो गिर चुके हैं, पुराने हो गए हैं, और जो वहाँ के किसान हैं उन्होंने वहाँ पर अपना बसेरा कर लिया, यानी वो वहाँ पर रहने लगे हैं। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, ठीक है। तो वहां पर जो है अब कुछ बहुत थोड़ी बहुत आबादी देखने को मिल जाती है। ऐसे ही वहां पर परित्यक्त एक चीनी किला था। तो यहाँ पर एक नया शब्द आया, क्या आया? परित्यक्त, ठीक है। तो हम जो है पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि जो ये परित्यक्त जो आया है इसको क्या कहते हैं? क्या है ये? परित्यक्त, परित्यक्त, ठीक है। तो ये परित्यक्त क्या होता है? एक ऐसी जगह जिसको उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, ठीक है। क्या कर दिया गया हो? जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो, यानी कि पहले वहां पर जो है चीनी लोग रहते थे, अब उन्होंने जो है वो चीनी लोगों ने वो किला छोड़ दिया है, ठीक है। इसके बारे में ये बात बताई जा रही है। एक परित्यक्त किला था, अब जो है वहां पर किसान लोग अपना बसेरा बनाकर रहने लगे थे। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। जो हमारे राहुल जी हैं, जो हमारे लेखक जी हैं, वो अपने दोस्त के साथ जो है, जिनको कि आगे आप जानेंगे कि उन्हें सुमिति कहकर वो पुकार रहे थे, वो वहां पर किस लिए रुके? चाय पीने के लिए रुके, ठीक है। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ये जाना कि अगर हम तिब्बत जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारी कुछ यात्रा में तकलीफें भी हैं, ठीक है। उस समय क्या तकलीफ थी, किस तकलीफ के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपने देश में नहीं जा सकते थे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बॉर्डर तो था। जब नेपाल से होकर जो है जाते थे तो वो किस वेश में गए थे? वो एक भद्र मतलब सज्जन व्यक्ति के वेश में न जाकर एक भीख मंगे के वेश में गए थे, एक छदम वेश बनाकर गए थे, है ना। छदम वेश क्या होता है? जो कि अपनी रियल पहचान छुपाई जाती है और कोई रूप धारण किया जाता है। तो ये सब उन्हें तकलीफ लगी थी और कुछ आराम की बातें भी थी। वो आराम की बातें क्या थी कि वहां पर जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा करती हैं। यानी तिब्बत समाज की यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि वहां पर कोई भी जाति पाति नहीं है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है, ठीक है, कोई भी छुआछूत की बात नहीं है। और वहां की जो औरतें होती हैं वो जो है पर्दा भी नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भीख मंगों को लोग चोरी के डर से जो है घर के भीतर नहीं आने देते। जो बहुत ज्यादा एक तरीके से भीख मंगे होते हैं, बस थोड़ा उन्हीं से डर है, लोग उनको घर में नहीं आने देते कि भाई कोई चीज चोरी ना कर ले, ठीक है। और जो है नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, किसी भी घर में जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, चाहे मतलब किसी को नहीं जानते हो, ऐसी राह फिर लोग जो है चलकर जो है वहां जा सकते थे। और तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वह आपके लिए उसे पका देती, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक तिब्बत समाज में एक नई विशेषता के बारे में पता चला है। एक तो वहाँ तिब्बत की चाय बहुत मशहूर है, अब भी हम सुनते हैं तिब्बतन चाय, ठीक है। तो वहाँ क्या था, लोग देखो मतलब जो लेखक हैं अपने दोस्त के साथ जो जा रहे हैं, मित्र के साथ, तो ये लोग क्या शायद अपनी झोली में चाय लेकर चल रहे हैं, है ना। और वहाँ क्या है, किसी भी घर में आप जाओ और किसी भी सास से या बहू से कह दो और अपनी झोली से निकाल कर चाय दे दो तो वो चाय पका देती है, ठीक है। जब इन्होंने कहा कि हमने वहाँ बैठ के चाय पी, तो इन्होंने भी जो है किसी के घर जाके ऐसे ही चाय पी होगी, ठीक है। वह आपके लिए उसे पका देगी, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय
को कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे कि खोटी में कहा है, में रखकर आपको जो है दे देगी। ठीक है, तो मतलब वो क्या, उस अब तिब्बतन चाय के बारे में बताया, वहाँ की चाय हमारी तरह चाय पत्ती, चीनी और दूध डालकर नहीं बनाई गई थी। वहाँ की चाय में क्या, सोडा और नमक मिलाया जाता है। ठीक है, उन्होंने फिर देखो क्या कहा है कि यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, बैठक किसको कहा गया है, ड्राइंग रूम को, जो आजकल हमारे हम लोग अपनी आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम, और चूल्हे से दूर है मतलब किचन से दूर है। अगर ड्राइंग रूम जो है वहाँ का किचन से दूर है और आपको डर है कि आपका सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, कि वो लोग आपके मक्खन चुराकर जो है उसको अपने पास रख लेंगे, तो आप खुद जाकर जो है, जो जिसमें चाय बनती है उसको मत कर, उसमें जाकर मत कर आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इतना वो लोग, इतना वहाँ पर सब कुछ खुलापन था कि अगर आपको नहीं भी जानते हैं लेकिन आपको चाय पीनी है तो आप उनकी जो है किचन में जाकर और वो अपने लिए खुद भी पका सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक माखन डालने की ज़रूरत होती है। जब चाय का रंग बन जाता है तो जो है उसमें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, तो उसमें नमक और मक्खन डाल देते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है ना, इसमें चाय के ऊपर से देखो ये जो है नमक इसमें डाला होगा और मक्खन डला हुआ है। ठीक है, ऐसे वहाँ पर मिलते हैं। और किस में परस के दी जाती है, टोटीदार बर्तन में परस कर दी जाती है। एक तरीके से कैटल कह सकते हैं हम लोग उसको, जो आजकल हम यूज करते हैं कैटल, तो उस समय उसको टोटीदार बर्तन कहा जाता था। चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी, ये वहीं की बात बता रहे हैं, वहीं इन्होंने चाय पी थी किसी के यहाँ रुककर, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। ठीक है, हमने वह दोनों चीटे उसे दे दी। अब यहाँ चीटे की बात क्या हो रही है, जो वो एक तरीके से जो है वो डंडा लेकर चल रहे थे ना पुल पार करने के लिए, तो ऐसे कोई मांगने वाला आया तो उन्होंने अपने वो दोनों उसको दे दिए। शायद उसी दिन हम नोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पर एक और नया शब्द आया है, टोनला, है ना, तो ये कोई मुझे बताएगा कि इसका क्या मतलब है, क्या है ये क्या है, तिब्बती सीमा का एक स्थान है। क्या है, तिब्बत के अंदर एक स्थान है, तिब्बती सीमा का एक स्थान। ठीक है, तो वहां से जो है वो जो लेखक हैं और सुमिति जी हैं वो उसकी ओर जो है चल पड़े। ठीक है, ठोंडला के आखिरी गांव में वो पहुंच चुके थे और क्या हुआ, यहाँ भी सुमिति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे भी रहते थे। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली जो है, क्योंकि वहां पर उन्हें इतना उनका आवभगत इसलिए हो रहा था क्योंकि एक तो वो भीख मंगे के वेश में गए थे और जो उनका दोस्त है सुमिति, वहां पर उनके बहुत सारे जान पहचान के लोग रहते थे, तो उन्हें जो है एक अच्छी जगह रहने के लिए मिली थी। लेकिन वो क्या बताते हैं, फिर जब वो 5 साल बाद वहां पर गए थे, देखिए 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते पर लौटे थे और भीख मंग नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, तब हमें रहने के लिए कोई भी उस वक्त जो है अच्छी जगह नहीं दी थी। हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। बहुत कुछ लोग को उस वक्त की मनोप्रवृत्ति पर ही निर्भर था, खासकर शाम के वक्त छठ पीकर जो है बहुत लोग कम होशआवास में रहते थे। यानी बताया गया है कि जब वो अपने भीख मंगे दोस्त के साथ गए थे तो क्या था, उन्हें रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिली थी क्योंकि सुमिति के जान पहचान थे। और उसके बाद जब वो 5 साल बाद गए थे एक भद्र इंसान बनकर, है ना, भद्र का मतलब क्या होता है, एक सज्जन व्यक्ति बनकर। ठीक है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो सूट वूट पहनकर बहुत अच्छे से वो जेंटलमैन की तरह गए थे। ठीक है, घोड़े पर सवार होकर गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें जो है वहां पर जगह नहीं मिली थी। ठीक है, तो जगह क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि वो कब पहुंचे थे, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो शाम के वक्त पहुंचे थे और शाम के वक्त वहां के लोग क्या करते थे, वहां के लोग शराब वगैरह पीकर और अपने में मस्त रहते थे। कोई अब जब कोई शराब पी लेगा और जो है वो अपना होश आवाज जो है बिल्कुल खो देंगे तो कौन किसके लिए घर देगा,
ठीक है। तो ये रीजन था कि उन्हें 5 साल बाद जब वो गए थे तो उन्हें रहने के लिए एक अच्छा स्थान नहीं मिला था, जबकि जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बंद कर गए थे। अब हम सबसे विकट डांडा टोनला पार करना था। ठीक है, डांडा की क्या बात हो रही है कि जो टोनला जमीन में जो एक रास्ता था वहां पर ऊंची जमीन। ठीक है, तो किसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर? डांडा की। ठीक है, डांडा मतलब ऊंची जमीन जो टोनला में थी उनको वो पार करनी थी, ऊंची जमीन, तो वो उस तरफ चल दिए। 16-17 हजार की फीट की ऊंचाई होने के कारण उन्हें दोनों तरफ मीलों तक गांव गिराव कोई नहीं मिला, क्योंकि 16-17 फीट की ऊंचाई थी वहां पर, इतनी ऊंची थी, तो कोई भी गांव वगैरह नहीं था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना ये कि कोई भी गांव गिराव नहीं होते, इतनी ऊंचाई पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। आपने भी देखा होगा जब आप पहाड़ों की सैर करने जाते हो तो सब जगह तो घर नहीं बने होते ना, सिर्फ पहाड़ी रास्ता होता है, फिर कहीं जाकर एक जगह थोड़ा सा बसेरा होता है और आपको वहीं सब घर देखने को मिल जाते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता था। ऐसे ही हम भी देखते हैं जब हम किसी भी पहाड़ी क्षेत्र की तरफ जाते हैं। ठीक है, डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती थी। मतलब वो ऐसी जगह पर क्या डाकू लोग छुपे रहते थे। अब कोई गांव में आकर किसी को कोई डाकू मारे तो डाकुओं को सजा भी मिले। ठीक है, लेकिन वो तो ऐसी जगह छुप के बैठा रहते थे तो कहाँ से मिलती। लेकिन सरकार खून हो जाए तो जगह भी मिल सकती थी, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता था। अगर मान लो कोई मर भी जाए तो कौन परवाह करे, है ना, क्योंकि जो कोई उन्हें उठाने लेने जाएगा तो डाकू उनको भी मार डालेंगे। नहीं करती थी सरकार। खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी कि वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता था। कि मतलब कि सरकार का ये काम होता है कि खुफिया एजेंसी लगाना, है ना, पुलिस को वहां भेजना, तो ऐसे लोग क्या वहां खड़े रहेंगे, कोई सबूत मिलेगा, लेकिन सरकार नहीं इतना खर्च करती थी, तो वहां पर कोई भी जो है गवाह नहीं मिलता था। डकैत पहले जो है आदमी को मारते थे। अब देखो वहां के डकैत कैसे थे कि पहले आदमी को मार डालते थे, पहले ये देखते ही नहीं थे कि भाई उनके पास सोना पैसा कुछ है, लूटपाट का कोई वस्तु है या नहीं है, पहले मार देते थे और मारने के बाद उनकी जेब को टटोलते थे, है ना। तो इस दशा में क्या होता था कि बहुत सारे लोग वहां पर जो है उस रास्ते की तरफ जाते हुए मारे जाते थे। ठीक है, हथियार का कानून न रहने के कारण या लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरा करते थे। यानी कि वहां पर जो है कोई कानून ही नहीं था कि गोली चल रही है तो भाई उसके पीछे कोई कार्रवाई की जाए। तो वहां पर लोग जो है जो बंदूक और पिस्तौल हुआ करती थी उसको कैसे लेकर चलते थे, जैसे कि डंडे लेकर चल रहे हो, डंडे जैसे मार रहे हो ऐसे ही जो है वो बंदूक लोगों को मार दिया करते थे। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा था, है ना। उन्हें भी तो था कि भाई कोई बच गया, जाकर बता दिया, वो तो सोचते थे ना ऐसे कि पुलिस आ जाएगी, तो उनको भी खतरा था, इसलिए वो उन्हें जान से मार दिया करते थे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल टोनला के पास खून हो गया है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम तो भीख मांगे थे। अब डाकू लोग किसको जो है मारते होंगे, मतलब जो उन्हें देखने में थोड़ा सा तो लगता होगा कि भाई इसके पास पैसा हो, इन्हें तो नहीं फिक्र थी क्योंकि ये तो गरीब बनकर गए थे। ठीक है, और जहां कहीं वैसी सूरत देखी, मतलब जहां कहीं भी इन्होंने जो है देखा कि भाई ये डाकू हो सकते हैं, हमें मारने आ रहे हैं, तो वहां क्या करते थे, टोपी उतारते थे अपनी जो इन्होंने लगा रखी थी, और उसके बाद जो है जीभ निकालते थे और क्या बोलते थे, कूची कूची, यानी कि दया दया, मतलब दया करो, जैसे भीख मांगते हैं और हमें एक पैसा दे दो, कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, ठीक है, और भीख मांग के ठीक है ये बात खत्म हो जाती है यहीं पे। उसके बाद जो वो आगे चढ़ते तो पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी और इनके पास अपना सामान भी था, तो वो पीठ पर लाद कर कैसे जाते। ठीक है, और अगला पड़ाव क्या था, 16-17 मील से कम नहीं था। ठीक, मतलब इन्हें जो चलना था तो वो 16-17 मील चलना था। तो जो है लेखक बोलते हैं कि उन्होंने सुमिति से कहा कि यहाँ से लनकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। उन्हें वहां से जो टोंडला था, डांडा टोंडला था, तो उससे उन्हें आगे कहाँ जाना था, लनखोर की ओर जाना था। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से जो है 2 घोड़े कर लो और सामान भी रख लो और उनको ले चलेंगे।
ठीक है बच्चों, आज हमने इतना पाठ पढ़ा। ठीक है, अब आगे का पार्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इतने पार्ट को अगर आपको समझ आया तो उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इसके कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर आपने इन प्रश्नों के जवाब दे दिए तो आप समझ जाइए कि जितना भी आपने अभी तक पाठ पढ़ा है वह आपको जो है समझ आ गया है। ठीक है, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिब्बत जाने के लिए किस रास्ते का प्रयोग किया जाता था? सोचिए थोड़ा। यस, तिब्बत जाने के लिए एक आम रास्ते का प्रयोग किया जाता था, और भारत से तिब्बत जाने के लिए कैसे? नेपाल के रास्ते जो है होकर जाना पड़ता था, जो कि एक आम रास्ता था। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सैनिक रास्ता होने की वजह से कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती थी? वहां पर हमें ऐसी कौन सी चीजें देखने को मिलती थी? मैंने बताया था कि जो क्योंकि वो कैंट एरिया से होके चलते थे ना, कौन कौन मिलता था वहां पे? यस, फौजी की चौकियां, है ना, सोल्जर्स खड़े रहते थे अपनी बंदूक लेकर। तो ये सब कुछ उन्हें राह में चलते हुए देखने को मिलता था, क्योंकि वो आम रास्ता भी था और वहां पर जो है सैनिक लोग भी रहते थे, तो उन्हें ये सब कुछ देखने को मिलता था। फौजी लोग, फौजी की चौकियां, है ना, जगह जगह वो अपने बनाकर रखते हैं जहां पर वो अपना सामान वगैरह रखते हैं, ऐसा फौजी लोग, तो वो सब उन्हें टेंट उनके देखने को मिला करते थे। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तिब्बत समाज की विशेषताएं बताइए। यस, उस समय तिब्बत समाज कैसा था? बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड था, कह सकते हैं। वहां पर छुआछूत नहीं थी, जाति पाति नहीं थी, है ना, और क्या थी, वहां की औरतें जो हैं किसी से पर्दा नहीं करती थी। ठीक है, मतलब ये भी समाज की विशेषता में आ जाता होगा कि वहां पर जो है राह चलते फिरो लोगों की भी, अपरिचित लोगों की भी खूब आवभगत की जाती थी। लोग अपने घर में उन्हें जो है जगह देते थे और जो है उन्हें चाय भी बनाकर देते थे। तो इतना उस समय का तिब्बत समाज जो है बहुत खुले विचारों वाला था। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तिब्बती चाय में क्या क्या सामग्री का प्रयोग किया जाता था? हमारी चाय में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? दूध, चीनी, चाय पत्ती, है ना। लेकिन वहां की चाय, मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, थोड़ा याद करिए। यस, वहां की चाय में क्या देखने को आपको मिलता था? वहां की चाय में क्या डलता था? सोडा डलता था, मक्खन डलता था। ठीक है, तो वहां की क्या क्या सामग्री का प्रयोग होता था? वही चाय पत्ती, जो कि उसको पीस कर जो है उसको मथा जाता था, और जो है उसमें क्या डाला जाता था? ऊपर से सोडा, मक्खन डाल के बनाया जाता था। तिब्बत में चाय किस बर्तन में परोसी जाती थी? वो बर्तन भी मैंने आपको दिखाया था। यस, एक टोटीदार बर्तन में परोसी जाती थी। ठीक है, जिसे कि हम अब केटल बोलते हैं, और जो है टोटीदार बर्तन में रखकर दे दी जाती थी। और लोग पीते किस में थे? एक तरीके के लकड़ी के प्याले होते थे, उसमें वो लोग चाय पी जाती है। अब भी आप तिब्बत में जाएंगे तो जो है ऐसे ही आपको छोटी छोटी सी लकड़ी की प्यालियां मिलेंगी जिसमें कि चाय पी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, डांडा ठोंडला कितनी ऊंचाई पर था? जो वहां से था, जिनको सुमिति जी को और लेखक जी को जो डांडा ठोंडला जाना था, वो कितनी ऊंचाई पर था? यस, 16-17 मील की ऊंचाई पर था। ठीक है, 16-17 हजार फीट कह सकते हैं हम, इतनी ऊंचाई पे था जो उन लोगों को चढ़ना था। ठीक है, अब वहां के जो मतलब डकैत तो हर जगह लूटपाट ही करते हैं, लेकिन वहां के कैसे करते थे? डकैत कैसे लूटपाट करते थे वहां पर? यस, पहले वो आदमियों को क्या करते थे? मार के गिरा देते थे, और उसके बाद जो है उनकी मतलब जेब को टटोलते थे कि इनके पास पैसा सोना कुछ है या नहीं है। ठीक है, डकैत को देखकर लेखक और सुमिति क्या करते थे? जब उन्हें लगता था कि भाई ये लोग हमें लूटने आ रहे हैं, तो क्या करते थे? हाँ, अपनी टोपी उतारते थे और उसके बाद जो है जीभ निकाल कर क्या कहते थे? कूची कूची, दया दया, एक पैसा, है ना। यानी कि जो है वो दोनों जो है भीख मांगने लगते थे कि हमें 1-2 पैसा दे दो, हम पर दया करो। ठीक है, ऐसा वो क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे क्योंकि वो तो जान
बचाना चाहते थे ना, एक छद्म वेश में आए थे, ठीक है, अपनी जान बचाना चाहते थे और पूरा तिब्बत समाज घूमना चाहते थे। लनकोर का रास्ता कितनी दूर था? वहां से जो डांडा ठोंडला था, उससे जब वो आगे चले थे तो वहां से लनखोर का रास्ता कितनी दूर था? यस, 16-17 मील दूर था, और यानी 16-17 हजार फीट उन्हें और ऊंचाई पर चढ़ना था, ठीक है। जिनके लिए उन्होंने क्या, मतलब लेखक क्या कहते हैं सुमिति से, कि इतनी दूर चलना है और हमें वजन भी अपनी पीठ पर लादना है, तो उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ी थी? हमने पढ़ा है अभी, क्या किस चीज की डिमांड उन्होंने करी थी कि जो है हमें आगे के रास्ते पर जाने के लिए इस पर बैठकर चलना चाहिए। यस, घोड़े पर बैठकर चलना चाहिए। तो बेटा आज की ये वीडियो थी, हमने जो है आपकी पाठ्य पुस्तक से 2 पेज को पढ़ा और जो है उससे रिलेटेड जो है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे। आशा करती हूँ कि आप सबको ये पाठ समझ में आया होगा इतना, ठीक है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो इस पार्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार हम इसके शब्दार्थ की तरफ और नजर मारते हैं। परित्यक्त यानी जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। ठोंडला एक तिब्बती सीमा का एक स्थान है, यानी तिब्बत में एक जगह है। भद्र यानी कि सज्जन, और डांडा मतलब ऊंची जमीन, जो बहुत ऊंची होती है, एक तरीके से पहाड़ी जमीन भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसके आगे का पार्ट पढ़ने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।